Okay, so good evening, everyone. Today we are going to study a new chapter, and the name of the chapter is linear equation in two variables. ठीक है, अब पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। भाई, पिछले साल जब हम लोग नाइन्थ में थे तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। उसकी फॉर्म जो थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो था, वेयर A, B, and C are real numbers, and A and B cannot be simultaneously equal to zero. ए और बी एक साथ जीरो के बराबर नहीं हो सकते थे। ये बातें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी कि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा और बी इक्वल टू जीरो होगा तो दिस विल बी ए इट्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी ए लाइन that will be parallel to y-axis. If a is equal to 0, b is not equal to 0, then I will have a line which is parallel to x-axis. If a and b are not equal to 0 and c is equal to 0, then I will have a line that is passing through the origin. If a and b are not equal to 0 and c is also not equal to 0, then I will have an equation that is of the form of ax plus by plus c equal to 0. अब ये जो इक्वेशन है सर, ax plus by plus c equal to 0, इसमें दो अननोन्स हैं, x और y। हम लोगों ने पिछले साल ये देखा था कि आई कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। For different values of x, I will have different values of y. For different values of y, I will have different values of x. So what we also learned that in order to have a unique solution, we should have minimum two equations. We should have at least two equations, then only we can have uh, a unique solution. So that is why the name of the new chapter is uh, pair of linear equation. The name of the new chapter is pair of linear equation. Just a minute. Now what we will have, see, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास दो टाइप की इक्वेशंस होनी चाहिए। पहली इक्वेशन को मैंने बोल दिया सर, पहली इक्वेशन को मैंने बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को मैंने बोल दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हियर अगेन द सेम थिंग, a1 b1 c1 a2 b2 c2 belongs to a real number. That is first thing. Second thing is a1 b1 cannot be simultaneously equal to 0. A2 and b2 cannot be simultaneously equal to 0. Now here there are two things. आपको इक्वेशन इस तरीके की भी मिलेगी, a1x plus b1y is equal to minus c1 a2x plus b2y is equal to minus c2। या तो ऐसे मिल सकती है इक्वेशन, या तो ऐसे मिल सकती है। बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, बोथ ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देयर इट विल कम हैंडी कि हमें कौन से मेथड से करना चाहिए। What I will suggest you is go by this standard approach, that take the method or take the standard equation of the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0। माइनस c1 लेकर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर्स आपके उस केस में भी आएंगे, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, सब द फर्स्ट थिंग इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो भाई ये तो हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ी सी, तो ये मुझे पता है कि दिस इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट इज ऑफ डिग्री 1, क्योंकि x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो इट इज ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे हम लिखेंगे सर कि ये जो है वो डिग्री 1 की इक्वेशन है। ये भी जो है सर, ये भी डिग्री 1 की इक्वेशन है।
तो अगर दोनों इक्वेशंस मेरी डिग्री 1 की हैं सर, तो उस केस में क्या होगा, इनका जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इनका जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये बात अभी हम लोगों ने पीछे देखी भी थी और हम लोग इस चीज को पढ़े पढ़े हुए भी हैं। हम लोगों ने इस चीज को 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब सर ध्यान से सोचना और ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। दो स्ट्रेट लाइंस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल प्लेन ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल प्लेन। तो कोई भी बुद्धिजीवी 3 डायमेंशनल प्लेन में मत जाना। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल प्लेन और अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और आई एम टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशनल प्लेन, तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले साल भी ये बात पढ़ी थी, इस साल भी ये बात पढ़ रहे हैं कि देयर आर ओनली 3 कंडीशंस पॉसिबल। कौन कौन सी 3 कंडीशंस पढ़ी पॉसिबल है? पहले ये बता दूं पिछले साल कहाँ पढ़ा था। पिछले साल लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा था और इस बार उसी चीज को हम लोग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। देर आर 2 कंडीशंस पॉसिबल। कौन कौन सी? 3 कंडीशंस पॉसिबल। कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? कंडीशन नंबर 1 क्या है सर? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये है कि द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। लाइन्स, भाई ये तो हम जानते हैं ना कि दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, चैप्टर चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th। दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दो डिफरेंट लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दैट मींस सर लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, इसी कंडीशन को जब लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इस कंडीशन को हमने मैथमेटिकली या हमने इस चैप्टर के हिसाब से बोला है कि द लाइंस विल हैव द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसी कंडीशन को सर हम लोगों ने इसी कंडीशन को सर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लो। इस कंडीशन को सर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? लाइंस कब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसका भी एक लॉजिक होता है, डेट आई विल टेल यू लेटर स्टेज। लेकिन अभी फिलहाल सुन लो। अगर लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कंडीशन को इतिहास में बोला गया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या हुआ? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये हुआ कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हो नहीं सकती है। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th। तो लाइंस आर non-intersecting, that means they are parallel to each other, that means no solution। थर्ड पॉइंट है लाइंस आर ओवरलैपिंग। लाइंस आर ओवरलैपिंग जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट अपन ने पढ़ा था ना, 2/4 भी हो सकता है सर, 3/6 भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो अगली इक्वेशन अगर मैं बोलूं 4x प्लस 10y प्लस 6 इक्वल टू 0, बेसिकली बोथ द इक्वेशंस आर सेम ओनली। So in that case what we will have is the lines are overlapping. The lines are overlapping on each other. So in that case I will have infinitely many solutions. तो overlapping के केस में क्या होता है सर? I will have infinitely many solutions. Overlapping में infinitely many solutions. सर अब एक बात नहीं समझ में आ रही है। आप पिछले 5 मिनट से सॉल्यूशन 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 वर्ड बार बार यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? क्या ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है? मेरे को तो नहीं समझ में आ रही है बात, तो सर थोड़ा समझाइए।
how I can visualize it that the lines will have lines are having unique solution. ये तो चलो ठीक है समझ में आता है, but what is this solution सर नहीं समझ में आया. किसी को समझ में आया हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया. तो सर सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं. पिछले क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था. तो सर जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि एनी पॉइंट, जैसे अगर मैं इस लाइन के ग्राफ की बात करूं, लेट मी यूज माय हाइलाइटर. अगर मैं इस लाइन के ग्राफ की बात करूं तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जितने भाई लाइंस जो होती हैं, एक लाइन जो होती है वो कई सारे पॉइंट से बनी होती है, ये तो हम सभी को पता है. तो इस लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे. मान लो मैंने किसी पॉइंट को ले लिया, किसी पॉइंट को ले लिया से x, ये पॉइंट मैंने ले लिया P1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा. ये जो P1 पॉइंट लिया है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा. सर दिस लाइन इज सेटिस्फाइंग, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो. Sir, this point alpha comma beta will satisfy the equation of this line. Sir, this alpha comma beta, suppose the line की equation है a1x plus b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. तो अगर मैं x की जगह अल्फा रखूंगा, y की जगह बीटा रखूंगा, तो my left hand side will become 0 and which is equal to the right hand side. इसी चीज को हम लोगों ने सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन किया था. The word solution was defined in class 9th as that value of ordered pair alpha and beta which satisfies my given equation. Satisfying my given equation means on putting x equal to alpha and y equal to beta, my left hand side will become equal to my right hand side. ठीक है सर, ये तो हो गया सॉल्यूशन, इस इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन की बात. अब अगर मैं बात करूं सिमिलरली इस इक्वेशन 2 का भी एक कोई सॉल्यूशन होगा. नाउ आई वांट टू फाइंड अ पॉइंट. सर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा या डेल्टा कॉमा गामा जो लेना हो ले लो, ऐसा कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x अल्फा कॉमा बीटा such that this alpha comma beta is a solution of equation number 1 and it is also a solution of equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन उन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में से आई हैव टू फाइंड वन पॉइंट such that that point will satisfy equation number 1 also, it will satisfy equation number 2 also. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से yes or no? Yes sir. Yes sir. चलो ठीक है. अब हम बात करते हैं. गुड, थैंक यू. अब हम बात करते हैं यार, कम से कम मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, पूरे फ्लोर पे मेरी आवाज गूंज रही है, कम से कम तुम लोग थोड़ा जोर से यस सर तो बोल सकते हो यार. लग रहा है जैसे कहानी सुन रहे हो, सो गए हो. झील क्या हुआ बेटा, आज खाना नहीं खाया क्या? खाया ना सर. हाँ तो यस सर में आवाज क्यों नहीं आ रही है? जोर से बोला करो. यस सर. हाँ गुड. तो अब हम ये बात हम कर रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की. तो पहला जो था दैट वाज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है सर? व्हेन द टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिक सॉल्यूशन. उसका मतलब क्या होता है सर? ये जो पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो. ठीक है सर, ये हो गई चीज. आगे हम कंडीशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि होता क्या है. ठीक है. नेक्स्ट इज सर ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है जब दोनों लाइंस पैरेलल हो. अभी हमने बात की थी, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में क्या होगा बेटा? दे वोंट इंटरसेक्ट एनीवेयर
if they are not intersecting anywhere, that means that they will not have a solution. जब हम लीनियर इक्वेशन, जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तब हम ये बात करते हैं कि ऐसा पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। ऐसे तो कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो अल्फा को, मतलब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ऐसे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बट ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। So in that case we will have no solution. Next is infinitely many solutions. Infinitely many solutions में क्या होगा भाई, दोनों ग्राफ जो है वो सिमिलर होंगे। both graph of both the two equations will be similar. भाई ये जो है 2x plus 2y equal to 4, I can also write it as x plus y equal to 4. 2x plus 2y equal to 8 को I can also write it as x plus y equal to 4. Basically they are the same graphs. तो इसका मतलब there will be infinitely many points that will satisfy both the two graphs. ठीक है सर, तो ये तो हो गया हमारा कि भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ग्राफिकल अपन अगर समझना चाहें तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा क्या आता है सर, आपका जो सिलेबस है, आपको कुछ ऐसी भी चीजें दी जाएंगी। अच्छा, ग्राफ बनाना हम लोगों ने लास्ट ईयर प्लॉट सीखा हुआ है, एक बार फिर से सुन लो। अगर मुझे किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, अगर मान लो मैंने इसी लाइन का इसका नहीं, चलो इसका बनाते, किसी और का बनाते हैं। मान लो मुझे 2x प्लस वाई, मुझे 2y प्लस एक्स माइनस 4 का ग्राफ बनाना है, या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ले लो, से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द ग्राफ। हम लोग जब 9th में थे तब भी मैंने आपको एक मेथड बताया था, आज फिर मैं एक मेथड बताता हूं। देखो, सिंपल सी चीज जो हम यूटिलाइज करेंगे वो ये यूज करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन का एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है सर, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगी। तो अगर मुझे एक पॉइंट मान लो यहाँ पे पता चल गया, एक पॉइंट यहाँ पे पता चल गया, इन दोनों पॉइंट से मैं स्केल, इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल से मिला के अगर मैं खींच दूं तो मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, and that will be very correct only, that will have no problem. The same concept I am going to use while plotting the graph, और इसी कंसेप्ट को आप लोग भी यूज करेंगे while plotting the graph। करना क्या है सर, आपको 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, ध्यान रखना। आई एम ट्राइंग टू सेव योर मिनिमम 2-3 मिनट्स। आपको करना क्या है, आपको 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। कैसे कैसे 2 पॉइंट्स कंसीडर करूंगा सर? सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 लूंगा। व्हेन आई विल टेक x इक्वल टू 0, दैट विल गिव मी y इक्वल टू 6। भाई इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 में जब मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो मुझे y इक्वल टू 6 मिला। Similarly, if I am taking y equal to 0, if I am taking y equal to 0, I will get x equal to 6. मेरे दोनों पॉइंट्स मुझे मिल गए। 0,6, the first point that I can also write as 0,6, that first point will lie on y-axis, मान लो कहीं यहाँ पे lie किया। The second point which is equal to 6,0, that is lying somewhere here, लो मान लो यहाँ पे लाई किया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपकी लाइन बन गई। सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव टू डू मच मोर थिंग्स, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब कैसे सवाल आते हैं सर? पहला सवाल ये आ सकता है, आगे अपन सवाल देखेंगे। पहला सवाल ये आ सकता है, मान लो जैसे ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। नाउ व्हाट दे विल से दैट इफ दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। They can ask you to calculate the area of this triangle. Now you can very easily say that this point will be 0,4, this point will be 4,0. तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस।
9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सर तो ये जो ए पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, दैट मींस दिस डिस्टेंस ओ ए विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। सिमिलरली सर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, दैट मींस सर दिस डिस्टेंस OB will be equal to 4 units, so the area of triangle AOB will be equal to half into OA multiplied by Sir, OB 8. which is equal 8, हाँ half into 4 into 4 which is equal to 8। समझ में आ गई बात? 8 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो भी लिखना है लिख दो। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सिमिलरली आपको क्या बोल देंगे कि मान लो एक लाइन ऐसे दे देंगे, अब बोल देंगे कि भाई कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्या ये डिफिकल्ट है? बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट सर। नहीं है सर। क्यों नहीं डिफिकल्ट है सर? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही जाएगा भाई। ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ बनाएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आगे जाके जब मैं ग्राफ इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा तब मिल जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल ही गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल ही गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल ही गया। ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द, ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है और अगर ये O है, दिस डिस्टेंस इज d, तो OD विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। क्यों सर? क्योंकि हमने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो OD की वैल्यू y हो गई। ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यू मुझे पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हैं कि अगर दोनों पॉइंट्स का, अगर दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो डिस्टेंस मुझे पता चल गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। खत्म कहानी। और क्या करना है? यही काम तो करना है भाई, यही काम तो करवा रहा हूं आप लोगों से। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और होता क्या है, मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की, जब ऐसे अलग 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 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर हमने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा नहीं, सर हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो वो नहीं पढ़ा। जरूरत क्या है? जील आप बताइए बेटा, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत थी? जील नहीं सर। नहीं थी ना? क्या और कोई ऐसा है क्लास में जो बोलता है कि सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत है? सर आपने ये जो बताया ये आपको बाद में बताना चाहिए था। एनीबॉडी इन द क्लास हु फील्स लाइक दिस? बोलो यार। नो सर। नो सर। ठीक है सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस आर द ग्राफ्स, ये ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम आगे देखते हैं। Next is, now we will come to the introduction and method of solving the equation। अब हम equations को solve करने के बारे में बात करेंगे। इन चीजों को हम जो है अगले टर्न पे पढ़ेंगे। Now I will stop here and we will discuss the questions on polynomials। So give me some time so that I can do this, I can do the needful, okay?